आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। जैसा कि मेरे विषय में मैं पहले ही हर वेबिनार में बता चुका हूं, परंतु यह हर वेबिनार की एक औपचारिकता होती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं अपना डिक्लेरेशन करना चाहता हूं। मैं आरसी धीमान, निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश, यह घोषणा करता हूं यह कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता हूं। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूं। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूं। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निशुल्क, बिना किसी आर्थिक लाभ के, जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं पूर्व एमएलसी माननीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी और आज की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय खेमचंद सोलंकी जी, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं संचालन कर रहे माननीय अशोक बौद्ध जी, प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश आरबीएम। क्षेत्रीय स्तर के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, उपासक, उपासिकाओं एवं राष्ट्र भारत देश के नागरिकों, जैसा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में भारत देश के नागरिकों के लिए निःशुल्क संवैधानिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक सोमवार को 8 बजे संविधान की जानकारी प्रदान की जाती है, ताकि इस देश के नागरिकों को संवैधानिक जानकारियां प्राप्त हो सके। और ये कोई बच्चा या कोई जो है इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको भी देखिए कौन है भाई। इसको मैंने कर दिया है। एक बार मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं। तो मैं बता रहा था, देश के नागरिकों के लिए भारत के संविधान की शिक्षा निःशुल्क रूप से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से प्रदान की जा रही है।
ताकि देश के नागरिकों को कानून के राज को समझने और कानून को समझने और कानून में उनको प्राप्त अधिकार और उनके कर्तव्यों की जानकारी प्राप्त हो सके। तो इस पूर्व संविधान के अंदर अनुच्छेद 141 तक बताया जा चुका है, और आज हम लोग उसके बाद भी कई अनुच्छेदों पे चर्चा हुई है। आज हम लोग अनुच्छेद 153 पे चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। राज्यों के राज्यपाल के संबंध में लिखा हुआ है, देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट provided that nothing in this article shall prevent the appointment of some person as governor for 2 or more states। कहने का मतलब है, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, और एक राज्यपाल को 2 राज्यों का दायित्व प्रदान करने से यह आर्टिकल निवारित नहीं करता। सिंपल से 2 बातें इसमें है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए। जैसे आंध्र प्रदेश है, असम है, बिहार है, गुजरात है, केरल है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, मद्रास है, ये जो भारत के अंदर राज्य हैं, उन प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। परंतु यह आर्टिकल एक व्यक्ति को, कोई एक व्यक्ति जो किसी एक राज्य का राज्यपाल है, उसे दूसरे राज्य का भी राज्यपाल नियुक्त होने से नहीं रोकता है। यानी कि यह एक व्यक्ति को दो राज्यों का राज्यपाल बनने के अधिकार प्रदान करता है। सिंपल सा आर्टिकल है, इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इसमें जो समझने की चीज है वो बहुत गहरी है। साधारण सा दिखने वाला आर्टिकल बहुत गहराई लेकर के ये सामने बैठा हुआ है। कैसे कि जब हम भारत देश के स्वरूप को देखते हैं, तो भारत देश के स्वरूप पर जब हम नजर डालते हैं तो भारत कैसा है, इसके लिए हम भारत के संविधान के आर्टिकल 1 पर जाते हैं। भारत का संविधान का आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be the states of union। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है स्टेट्स ऑफ यूनियन, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्य का संघ होगा। भारत क्या है?
सवाल पैदा होता है, व्हाट इज इंडिया? इंडिया क्या है? तो इंडिया राज्यों का एक संघ है। जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध ने एक संघ बनाया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो वो संघ किन लोगों का था? वो बौद्ध मानने वाले लोगों का संघ था। उसी तरीके से भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। देखने की बात यह है कि इंडिया, दैट इज भारत, shall be the union of the states। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इस आर्टिकल 1 में दो बातें साफ होती हैं। पहला कि जिस देश में हम रहते हैं उसके दो नाम हैं, पहला भारत और भारत के अलावा इंडिया। तीसरा नाम इसमें लीगल वे में कहीं नहीं है। वी कैन नॉट से हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान नहीं कह सकते, ये असंवैधानिक शब्द है। ये असंवैधानिक शब्द है। संवैधानिक शब्द दो ही हैं, इंडिया, दैट इज भारत, shall be the union of the state। साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये दो शब्द भारत और इंडिया के नाम से हमारा देश रिप्रेजेंट होता है। और ये जो रिप्रेजेंट होता है वो कौन किन लोग को रिप्रेजेंट करता है? राज्यों के संघ को रिप्रेजेंट करता है। दो बातें हैं। अब भारत देश के अंदर जो शासन करने की पद्धति को अडॉप्ट किया गया है, किस प्रकार से भारत में शासन किया जाए, इसके लिए संसदीय शासन प्रणाली अडॉप्ट की गई है। संसदीय शासन प्रणाली के अंदर दोहरी व्यवस्था है। पहली व्यवस्था क्या है? एक तो संसद है, संसद और केंद्र जिसे बोलते हैं, केंद्र की सरकार। केंद्र की जो सरकार होती है वह संसद के द्वारा बनती है। लोकसभा के जो कैंडिडेट्स निर्वाचित होके जाते हैं उनके माध्यम से संसद बनती है। और राज्यों के जो 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 क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि जीत के जाते हैं, उनके माध्यम से विधानसभा बनती है। तो दोहरी शासन व्यवस्था साफ दिखती है, एक तो केंद्र की, दूसरी राज्यों की। केंद्र सरकार का जितना भी काम है वह माननीय राष्ट्रपति के द्वारा होता है। माननीय राष्ट्रपति के माध्यम से कार्यपालिका का प्रधान माननीय राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश के अध्यक्ष होते हैं और उन्हीं के अंडर में केंद्र की सरकार चलती है। रिपोर्टिंग उन्हीं को होती, उन्हीं के डायरेक्शन में चलती है। जो मंत्री परिषद है जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान जो बड़ा है वो प्रधानमंत्री, वो किसको रिपोर्टिंग करता है? माननीय राष्ट्रपति को। इस तरीके से भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं और वह कार्यपालक होते हैं, कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। उनके डायरेक्शन में, उनके निर्देशन में, उनके और जो मंत्री परिषद है वह तो डेमोक्रेटिक होता है।
पूर्ण रूप से जो है कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है, परंतु कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, सूचना उन्हें देनी होती है। इस तरीके से केंद्र की सरकार काम करती है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि शक्तियां केंद्र की सरकार में निहित हो, राज्यपालों की आवश्यकता है या नहीं है, मुख्यमंत्रियों की आवश्यकता है या नहीं है, राज्यों में विधानसभाओं की आवश्यकता है या नहीं है। जब केंद्र की सरकार काम कर रही है, केंद्र का मंत्रिमंडल काम कर रहा है, तो फिर विधानसभाओं की क्या आवश्यकता, प्रदेश में मुख्यमंत्रियों की क्या आवश्यकता। भाई केंद्र का मिनिस्टर है, केंद्र की सरकार है, पूरे देश का वो समग्र विकास करने में सक्षम है, भारत का रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर कर रही है, तो हमें राज्यों की विधानसभाओं की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, हमें राज्यों में राज्यपाल की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है। अगर मुख्यमंत्री ना हो, अगर राज्यपाल ना हो, तो क्या देश नहीं चलेगा? क्या केंद्र की सरकार पूरे देश का समग्र विकास नहीं कर सकती? क्या ऐसा संभव नहीं है? कर सकती है, बड़े आराम से कर सकती है। लेकिन एक सिद्धांत है कि हमारे देश में लोकतंत्र को मजबूत किया गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को एडॉप्ट किया गया है। भारत की जो संविधान के प्रस्तावना है, उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं भारत को। परंतु कैसे बनेगा? जब लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है जनता को मालूम होगा, जब गणतंत्र शब्द का अर्थ जनता को मालूम होगा, तब बनेगा। जब पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ मालूम होगा, तब बनेगा। जब लोग संविधान के इन कठिन शब्दों का अर्थ समझ सकेंगे और जनता हमारी पढ़ी लिखी होगी, तब वास्तविक लोकतंत्र हम इस्टेब्लिश कर पाएंगे। जब तक ये व्यवस्था नहीं होती, लीगल अवेयरनेस नहीं आती, जागरूकता नहीं पैदा होती है, तब तक लोग भावुकता में रहेंगे। कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी लिंग के नाम पे, कभी भाषा के नाम पर आपस में संघर्ष करते हैं रहेंगे। लोकतंत्र को कमजोर करेंगे, देश की एकता को कमजोर करेंगे, अखंडता को कमजोर करेंगे, बंधुता को कमजोर करेंगे। ये समस्या है। तो समस्या ये है, इसीलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे देश में निःशुल्क संवैधानिक वेबिनार लगा करके लोगों को संवैधानिक शिक्षा देना चाहती है। परंतु हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि अगर मुख्यमंत्री ना रखे जाएं, राज्यपाल ना रखे जाएं, तो क्या देश नहीं चलेगा? तो यहाँ पर देश चलेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी आशंका पैदा हो जाती है। क्या आशंका पैदा हो जाती है? कि जो राज्य अगर हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार, अगर वहाँ मुख्यमंत्री नहीं होगा, वहाँ राज्यपाल नहीं होगा, वहाँ विधानसभा नहीं होगी, तो उन प्रदेशों का समुचित विकास होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहां के लोगों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि केंद्र की सरकार का जो मिनिस्टर है, मान लो गुजरात से है, तो वो सारी योजनाएं गुजरात में ले जाता है। गुजरात में कोई मुख्यमंत्री नहीं, मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल
नहीं, तो फिर एक आशंका ये पैदा हो जाती है कि सारा विकास गुजरात में सीमित हो जाता है, या मध्य प्रदेश में सीमित हो जाता है, या वो कर्नाटक में सीमित हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी आशंका पैदा होती है, जिसकी वजह से देश का समान रूप से विकास नहीं होगा। देश की जनता को समान रूप से शिक्षा नहीं प्राप्त होगी, देश की जनता को समान रूप से अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, देश की जनता को समान रूप से सरकारी नौकरियों में समान प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। पता चलेगा क्या कि सारे के सारे जो है एक प्रदेश के लोग ही नौकरी में आ रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति की जो नेचर होती है वो ऐसी होती है कि उसको अपनी पृष्ठभूमि से प्यार होता है। कोई बनारस का है तो पता चला फिर उत्तर प्रदेश के ही लोग और बनारस के लोग ही नौकरी पा रहे हैं। तो हर प्रदेश का समुचित विकास, हर प्रदेश के अंदर सामूहिक सभी को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, उसके लिए हर प्रदेश के अंदर एक विधानसभा होनी चाहिए, वहां पर भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वहां के लोग अपने क्षेत्र का विकास करें, अपने क्षेत्र में लोगों को नौकरियां दे, समान रूप से प्रतिनिधित्व हो। इस तरीके से प्रत्येक प्रदेश के अंदर उसके निवासियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। फिर राज्यपाल की क्या आवश्यकता है? राज्यपाल की आवश्यकता इसलिए, राज्यपाल पे भी बड़ी समस्या, जब राज्यपाल पे डिबेट हुई तो डिबेट में ये बात हुई कि राज्यपाल की आवश्यकता क्या है? भाई राज्यपाल अगर आप रख रहे हैं तो क्या केंद्र पर अविश्वास रख रहे हैं? केंद्र पर विश्वास नहीं है, ये तो केंद्र पर अविश्वास करने वाला मामला अगर आप राज्यपाल रखते हैं, यानी यदि प्रत्येक प्रदेश में एक राज्यपाल होगा तो क्या आपको केंद्र पे भरोसा नहीं? भाई जब राष्ट्रपति है, पूरे देश के लिए है, केंद्र की सरकार है, क्यों नहीं होगा? उस पर भरोसा रखिए, राज्यपाल की आवश्यकता नहीं है। परंतु डिबेट में यह बिंदु आया कि सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए, सभी राज्यों के नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, सभी राज्यों के लोगों को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हो, इसलिए राज्यों को एक अलग से राज्यपाल दिया जाए और शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। शक्तियों का केंद्रीकरण तानाशाह की उत्पत्ति करता है और शक्तियों का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र की तरफ इशारा करता है। तो जो तानाशाही की बात करते हैं, वो शक्तियों के केंद्रीकरण की बात करते हैं कि सारी शक्तियां एक व्यक्ति में सीमित हो, बाकी कोई नहीं बोलेगा, ओनली वन मैन शो, तो वो केंद्रीकरण हो गया। ऐसे कई एग्जाम्पल जो है पूरी दुनिया के अंदर दिखते हैं। परंतु लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए विकेंद्रीकरण की नीति पे चलना आवश्यक है। तो विकेंद्रीकरण की नीति का मतलब ये हुआ कि सभी लोगों को शक्तियां प्रदान की जाए। जब सबको अलग अलग शक्तियां प्रदान की जाएगी
तो सब अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, तो सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा और तानाशाही नहीं होगी और लोकतंत्र कायम होगा। तो ये एक बड़ी डिबेट जो है हुई, और उसमें ये हुआ कि भाई केंद्र के अंदर जो माननीय राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ये लोकतंत्र के हित में है। राष्ट्रपति देश का जो है एक प्रथम नागरिक है, शासन भारत के जो है अध्यक्ष हैं, और उनमें कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। जो मंत्री परिषद होता है, जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है, वह राष्ट्रपति से मंत्रणा करके अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। परंतु जब राज्यपाल की हम बात करें, तो राज्यपाल को उसी प्रकार से इस्टेब्लिश किया गया है जैसे कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 153 में उसी प्रकार से बताया, जैसे बताया गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार से 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। तो इस प्रकार से ये राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक पद सृजित हुआ। और दूसरी बात ये है कि एक व्यक्ति दूसरे प्रदेश का भी राज्यपाल हो सकता है। अब चलते हैं अनुच्छेद 154 की तरफ। अनुच्छेद 154, भाई आवाज आवाज आ रही है, इनको म्यूट कर दो भाई, जो भी है। अनुच्छेद 154, हमने आपको अनुच्छेद 153 में बताया कि जिस प्रकार से एक राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया, उसी प्रकार से एक राज्य के अंदर एक राज्यपाल का भी पद सृजित किया गया। एक व्यक्ति एक प्रदेश में राज्यपाल होने के साथ ही दूसरे प्रदेश का भी राज्यपाल हो सकता, सिर्फ इतना अनुच्छेद 153 में था। और अनुच्छेद 154 में क्या है कि राज्य की जो है कार्यकारी शक्तियां, जैसे देश की कार्यकारी शक्तियां माननीय राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और इस संविधान के अनुसार उसके द्वारा या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाएंगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर राज्यपाल को उसी प्रकार से शक्तियां प्रदान करी गई जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रपति को पूरे देश के अंदर प्रदान की गई। परंतु यहाँ पर इनको जो शक्तियां प्रदान की गई वो उस राज्य के संदर्भ में प्रदान की गई जिस राज्य के वह राज्यपाल हैं। अब शक्तियां प्राप्त हो गई, तो वह उन शक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे कोई एक ऑफिसर बना दिया जाए, मुझे मान लो कोई ऑफिसर बना दिया जाए, ना मेरे पास क्लर्क हो, ना मेरे पास चपरासी हो, ना मेरे पास अधीनस्थ कर्मचारी हो, मेरे आदेश मेरे निर्देश को मानने वाला कोई ना हो, तो मैं काम कैसे करूंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए क्या है, जितना मैं अपने माध्यम से कार्य कर सकता हूँ उतना करूंगा। तो यहाँ पर अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से वह शक्तियां प्रयोग करेंगे।
या तो वह स्वयं शक्तियों का प्रयोग करेंगे राज्यपाल, या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अब सवाल यह है कि अधीनस्थ अधिकारी कौन है? अधीनस्थ अधिकारी के रूप में जब विवाद उत्पन्न हुआ तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एम्परर बनाम शिवनाथ AIR 1945 PC 163 एम्परर बनाम शिवनाथ के केस में यह डिसाइड किया कि अधीनस्थ अधिकारियों के रूप में मंत्री भी सम्मिलित है। मंत्री जो है, जो प्रदेश का मंत्री है, वह अधीन रूप में माना जाएगा। कहने का मतलब है राज्यपाल अपनी कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से करेंगे? या तो वो सीधा स्वयं करें, राज्यपाल अध्यादेश जारी अपना जो है, जो विधि है, जो उनको शक्तियां प्राप्त हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, और जो मंत्री बनते हैं उनके माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद आता है कि इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 के अंदर है, किसी भी मौजूदा कानून द्वारा किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदान किए गए कार्यों को राज्यपाल को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा। संसद या राज्य के विधानमंडल को राज्यपाल के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकरण को कानून द्वारा कार्य करने से रोकता है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से संघ की कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल अपनी इन शक्तियों का प्रयोग या तो वे स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं। राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित है तथा राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही संपादित होते हैं। लेकिन यह व्यवस्था आज्ञा पक्ष नहीं है, एक निर्देशात्मक है। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसमें वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मंत्रिमंडल को अपदस्थ करते हैं और राष्ट्रपति को आपातकाल करने का परामर्श देते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त है। नंबर 1, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर और रिमूवल, मिनिस्टर्स का रिमूवल भी वो करेंगे, भंग भी करेंगे उनको, और आपातकाल अगर लगाना है तो उसके संबंध में रिपोर्ट बना करके राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा प्रेषित की जाती है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 154 के अंदर
राज्यपाल की शक्तियां हैं। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये जो राज्यपाल है, लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। कौन लाएगा इसको? कहां से आएंगे ये? हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो राज्यपाल निर्वाचन से तो होता नहीं है भाई, राष्ट्रपति का तो निर्वाचन होता है। निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति, और राज्यपाल निर्वाचित नहीं होते। जब राज्यपाल निर्वाचित नहीं होते हैं तो राज्यपाल फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। ना कोई मतदान होता है उनके लिए, वह तो बस राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर दिए जाते हैं, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा जो निर्देशित होते हैं व्यक्ति, उन्हीं को नियुक्त कर देते हैं। इस तरीके से राज्यों के राज्यपाल की जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट ऑफ राज्यपाल यानी गवर्नर, द गवर्नर, वह डिपेंड करती है एक तरीके से बेसिक रूप से प्रधानमंत्री के जो है निर्देश पे। प्रधानमंत्री द्वारा जो नाम निर्देशित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति सामान्य रूप से केंद्र सरकार के द्वारा उसी को जो है राष्ट्रपति जी राज्यपाल बना देते हैं। अब यहाँ पर एक अमेंडमेंट समझ में आता है मुझे, संविधान में संशोधन कि राज्यपाल की नियुक्ति भी निर्वाचन से ही होनी चाहिए। तो वह कुछ ज्यादा डेमोक्रेटिक होके काम कर सकेंगे, ज्यादा स्वतंत्र होके काम कर सकेंगे, और ज्यादा जो है भय रहित होके काम कर सकेंगे। उनका रिमूवल और उनकी नियुक्ति आसान नहीं होनी चाहिए। तो संविधान में संशोधन करके राज्यपालों का भी निर्वाचन होना चाहिए। यदि राज्यपालों का निर्वाचन होता है तो निर्वाचन के लिए भी जो है एक प्रक्रिया बनाई जा सकती है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। इन्हें नियुक्त किया, निर्वाचित किया जा सकता है। और अगर यह राज्यों के जो है मुख्यमंत्री के साथ करेंगे काम कार्यपालिका के रूप में, और विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो कुछ ज्यादा स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकते हैं, और इनका रिमूवल भी कठिन होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो राज्यपाल का पद और महत्वपूर्ण हो जाएगा, और वह अपनी शक्तियों का जो है बहुत और जो है स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो परंतु जो है अभी क्या है, अभी जो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर है वो आर्टिकल 155 के अंदर है, और जो कि राज्यपाल की नियुक्ति के द्वारा के संबंध में है। एक केस है हरगोविंद बनाम रघुकुल के मामले में यह कहा गया कि राज्यपाल का पद केंद्रीय सरकार के अधीन नियुक्त पद नहीं है, और अनुच्छेद 319 का प्रतिषेध उस पर लागू नहीं होता। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक
स्वतंत्र पद है, वह केंद्रीय सरकार के अधीन या उसके नियंत्रण में नहीं होता है। बिल्कुल सही है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होंगे। कहीं लिखा? नहीं लिखा। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा। परंतु अपॉइंटमेंट जो करता है उनका, वह कहीं न कहीं से पृष्ठभूमि के आधार पर भावनात्मक रूप से, वह मनोवैज्ञानिक रूप से उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। यह कृतज्ञता ही केंद्र सरकार की तरफ झुकाव करती है। इसीलिए सामान्य पब्लिक के लोग कहते हैं कि राज्यपाल तो केंद्र सरकार के एजेंट होते, सामान्य पब्लिक कहती है। परंतु जब हम संविधान के अनुच्छेद 153, 154, 155 का अध्ययन करते हैं तो हमें साफ दिखता है कि यह एक संवैधानिक पद है और राज्यों के राज्यपाल राज्यों के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से राष्ट्रपति पूरे देश के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति केंद्र सरकार के जो मंत्री परिषद होता है उसके साथ मिलकर काम करते हैं, कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, और राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ मिलकर काम करते हैं, कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये जो विभाजन है, ये लोकतंत्र का एक सुंदर जो है उदाहरण है। और मॉन्टेस्क्यू ने कहा भी है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियां अगर अलग अलग रखी जाए तो एक सुंदर कानून का राज स्टेब्लिश हो सकता है। और अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियां एक व्यक्ति में सीमित कर दी जाए तो निरंकुश और तानाशाह हो जाता है वह व्यक्ति। जैसे कहीं कभी कभी अभी जो है 2015 से लेके आज 2022 तक इधर दिख रहा है कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है। राज्यों के अंदर जो सरकारें हैं उनके ऊपर केंद्र की जो एजेंसियां हैं, जैसे सीबीआई है, ईडी है, ऐसी एजेंसियां अपना दबाव बना के रखती है। और यह दबाव जो है कहीं ना कहीं उनको अपने नियंत्रण में लेने का मामला नजर आता है। तो यह जो नियंत्रण में लेने का मामला नजर आता है, वह लोकतंत्र के खिलाफ है और मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी के खिलाफ है। क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति में समस्त शक्तियां केंद्रित हो जाएंगी तो वह निरंकुश और तानाशाह हो जाएगा, ऐसा मॉन्टेस्क्यू कहते थे। तो यहाँ पर जब हम अनुच्छेद 153, 154, 155 को देखते हैं तो हमें दिखता है कि संविधान निर्माता ने बहुत प्रयास करके संविधान के अंदर शक्तियों का विभाजन किया है और बहुत ही सुंदर संविधान बनाया हुआ है। तो यहीं से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आगे जो है हम लोग आगे के आर्टिकल पर डिस्कशन करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। यदि किसी व्यक्ति को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर करना है तो क्लियर कर सकते हैं। और अगर सवाल नहीं पूछना है तो आगे अपनी प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं। सर अभी मैं पूछना चाह रहा हूँ, अभी वो सिविल कोड चल रहा है एक समान सबके लिए, हाँ। वो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं सर?
वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना। राज्य के प्रति नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के प्रति नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्यों को कैसे काम करना है वह डिसाइड किया गया है, क्योंकि जो है कार्य क्या करने हैं यह भी जो है बिल्कुल क्लियर किया गया है। तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स है और 36 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है। परंतु ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो आपका अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, ये आप हर हालत में ले सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। न्यायालय के द्वारा इसका प्रवर्तन आप करवा सकते हैं। परंतु जो ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है भाग 4 में, वह आप न्यायालय से नहीं ले सकते। वह राज्य को निर्देशित करता है कि राज्य इस डायरेक्शन में काम करे। समान सिविल संहिता की बात करें जब हम, तो इक्वलिटी की बात हो रही है। इक्वलिटी की बात का मतलब ये है कि कानून में समानता हो, खास तौर से पर्सनल लॉ में। पर्सनल लॉ से आशय ये है कि जो हमारी विवाह से संबंधित विधियां हैं, जो हमारे विच्छेद से संबंधित विवाह विच्छेद से संबंधित विधियां हैं, वह समान होनी चाहिए। ठीक है, यह डायरेक्शन जो है संविधान देता है। अब इस पर जो है हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। अभी सामान्य रूप से इतना ही काफी है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आईपीसी के अंदर भी कुछ मामले हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत केस हैं, तो वो मैं आपको विस्तार से चर्चा करूंगा। और कोई क्वेश्चन है? सर एक इनबॉक्स में प्रश्न आया है जी। जो राज्यपाल हैं उनका इलेक्शन क्यों नहीं होता? हाँ, ये क्योंकि ये जब हमारे देश की जनता मांग करेगी तब होगा। भाई, राष्ट्रपति का इलेक्शन अमेरिका में होता है जनता के द्वारा, तो हमारे देश में जनता के द्वारा क्यों नहीं होता? इट इज ए मैटर ऑफ द कंट्रोल, नियंत्रण का मामला है। राष्ट्रपति संसद के नियंत्रण में, क्योंकि संसद द्वारा उनको इलेक्ट किया जा रहा है, जनता द्वारा नहीं। संसद का कंट्रोल, राष्ट्रपति का कंट्रोल राज्यपाल पे। राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल पर कंट्रोल प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का कंट्रोल अपने पार्लियामेंट पर, बहुमत पे। और उनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मिनिस्टर कौन बनेगा, और कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, इस पर कंट्रोल पार्टी का। और पार्टी का जो कंट्रोल है पार्टी के अध्यक्ष की मानसिकता के आधार पर निर्भर करता है। तो पार्टी के नेता का कंट्रोल संसद के अंदर अपनी पार्टी के सदस्यों के ऊपर, और फिर वो प्रधानमंत्री का भी कंट्रोल पार्टी के नेता के ऊपर होता है। पार्टी का ही सदस्य होता है प्रधानमंत्री भी, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो भी पार्टी के सदस्य होते हैं। और फिर यही प्रधानमंत्री का कंट्रोल राष्ट्रपति पे, क्योंकि इलेक्शन में वही तो जिता के ला रहा है, कंट्रोल है। हटाया भी जा सकता है और लाया भी जा सकता है, कंट्रोल है।
फिर वहां से राज्यपाल पे कंट्रोल। तो ये जो है पूरा नियंत्रण का मामला है। रियल डेमोक्रेसी के लिए तो राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है जनता के द्वारा सीधा होना चाहिए। जब राष्ट्रपति का इलेक्शन जनता के द्वारा 5 साल के लिए सीधा होगा तो राष्ट्रपति को बीच में हटाने की संभावना नहीं है। 5 साल के लिए जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जीत जाता है तो भी 5 साल रहता है, चाहे वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। राइट टू वोट का रिकॉल करने का तो है नहीं। तो राष्ट्रपति अगर जो है जनता द्वारा चुने जाएंगे सीधा, तो वह मजबूत होंगे और वह अपने निर्णय मजबूती से ले सकेंगे। मेरा मानना यही है। और राज्यपाल के बहुत बहुत इलेक्शन, धन्यवाद, आपने हाँ बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया इस चीज को पूरी। हाँ, और राज्यपाल का इलेक्शन का इशू हमने उठाया है यहाँ से, और अब आगे अगर उठेगा तो कभी हम रहे न रहे, हो सकता है इलेक्शन हो। मुद्दे उठाने पड़ते हैं, है ना। ये है। और कोई विचार जो दिमाग में आते हैं उस पर चर्चा करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। डिस्कशन से अच्छे कंक्लूजन निकलते हैं, अच्छा जो है विचार आता है। और कोई बात जो दिमाग में आ रही है आप लोग के? अभी तो किसी का भी सवाल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने आज 153 और 154 को समझाया राज्यपाल को। छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेकिन उसको पूरा डिटेल में समझाया आपने। क्या क्या संभावना हो सकती है बिल्कुल डिटेल में समझाया। मैं अध्यक्ष के उद्बोधन के लिए माननीय चैंपियन सोलंकी साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो अपने अध्यक्ष के उद्बोधन रखें। माननीय चैंपियन सोलंकी साहब। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों और संतों को नमन करते हुए, संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बहुत साहब, संचालन कर रहे हमारे शोक बहुत जी, आरसी धीमान साहब, प्रबोधनकार प्रोफेसर कानपुर, और सभी जूम मीटिंग में जुड़ रहे हमारे सचिव, महासचिव, उपासक और उपासिक। आरसी धीमान साहब ने हमने बहुत स्पष्टीकरण से बहुत अच्छी तरह से अनुच्छेद 153 और 154 का हमको संविधान के बाबत में बताया कि राज्यपाल के संबंध में राज्यपालों को क्या काम करने का है और उसका ऊपर केंद्र का क्या दबाव होता है और राष्ट्रपति क्या काम करते हैं उसके पर वही बताया है। और राज्यपाल भारत का एक, अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 1 में बताया कि भारत एवं इंडिया संवैधानिक शब्द है और हिंदुस्तान शब्द एक असंवैधानिक है। और 154 आर्टिकल में भी राज्यों के विकास के करने के बाबत में प्रतिनिधित्व में राज्यपाल को क्या प्रतिनिधित्व होता है, उसके ऊपर क्या दबाव और अंकुश होता है, लोकसभा का, संसद का, वही बताया। और राज्य की कार्यकारी शक्तियों क्या है, वही सभी आरसी धीमान साहब ने बहुत अच्छी तरह से और सब लोग समझ सके ऐसी तरह से समझाया। और बहुत बहुत धन्यवाद आरसी धीमान साहब का। और
जय भीम, नमो बुद्धाय।